सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखता हो, लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास हो जाए कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही सम्राट की है। ये कहानी है अशोक की। लेकिन ये कहानी वहीं से नहीं शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य से, एक ऐसी व्यक्ति जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। यूनानी इतिहासकार मानते हैं कि यह उस समय का सबसे संगठित और शक्तिशाली एम्पायर था। चंद्रगुप्त ने सिखाया कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, सिस्टम से चलती है। यही सोच मौर्य वंश की पहचान बन गई। यही विरासत थी जिसमें आगे चलकर अशोक पैदा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सत्ता आई बिंदुसार के हाथों में। बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला और उसे मजबूत किया। इसी दौरान अशोक का जन्म हुआ। इतिहास बताता है कि अशोक बचपन से ही अलग थे। उनमें गुस्सा था, एम्बिशन था और सत्ता पाने की भूख थी। यही कारण था कि कई दरबारी उन्हें कठोर और निर्दयी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे दयावान शासक बनेगा। मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार आसान नहीं था। अशोक को सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। यह समय था राजनीति, षड्यंत्र और खून खराबे का। अंत में अशोक विजय हुए और सम्राट बने। लेकिन ये जीत उन्हें शांति नहीं दे पाई, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद भी उनके अंदर का योद्धा शांत नहीं हुआ था। राजा बनने के बाद अशोक ने वही किया जो उस दौर का हर शक्तिशाली शासक करता था। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और उत्तर से दक्षिण तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन एक इलाका था जो अब भी स्वतंत्र था, कलिंग, आज का ओडिशा। यही जगह इतिहास की सबसे बड़ी करवट लेने वाली जगह बनी। कलिंग युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानी पीड़ा की कहानी थी। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, गांव उजड़ गए, परिवार बिखर गए। और सबसे अहम बात यह है कि यह सब अशोक की जीत के लिए हुआ था। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक विजेता थे, लेकिन जब उन्होंने बैटलफील्ड देखा तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीत की कीमत क्या होती है। अशोक खुद अपने शिलालेखों में लिखते हैं कि कलिंग युद्ध ने उनके मन को झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पछतावा हुआ। ये कोई कहानी नहीं, उनका लिखा हुआ कन्फेशन है। और उसी क्षण उन्हें समझ में आया कि तलवार से जीती गई सत्ता हमेशा डर पर टिकी रहती है और डर कभी स्थायी नहीं होता। और यही से अशोक का असली बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने खुद से सवाल पूछे, क्या यही शासन का तरीका है? क्या राजा का काम सिर्फ जीतना है, या फिर लोगों की पीड़ा कम करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है? यही सवाल उन्हें धीरे धीरे बौद्ध विचारों की तरफ ले गए। अशोक तुरंत बौद्ध भिक्षु नहीं बने। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना, समझा और अपने जीवन में लागू किया। अहिंसा, करुणा और संयम, ये शब्द अब सिर्फ धार्मिक नहीं थे, बल्कि शासन की नींव बनने लगे थे। अशोक ने जिस रास्ते को चुना उसे उन्होंने धम्म कहा। यह किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था। धम्म का मतलब था नैतिक जीवन, माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों का आदर, हिंसा से दूर और इंसानियत की प्राथमिकता। यह एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल था जो उस समय दुनिया में कहीं नहीं था। धम्म अपनाने के बाद अशोक का शासन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने हिंसक अभियानों को बंद कर दिया, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार शुरू किया, जानवरों के लिए अस्पताल भी उन्होंने बनाए, रास्तों पर कुएं और विश्राम गृह बनाए। ये सब इसलिए नहीं था कि लोग उन्हें अच्छा राजा कहे, बल्कि इसलिए था कि उन्हें अब यही सही लगता था। अशोक ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। ये पत्थरों पर खुदे संदेश थे जो आज भी मौजूद है। इनमें कोई भगवान का डर नहीं था, बल्कि इंसान बनने की सीख थी। यही वजह है कि आज भी इतिहासकार अशोक को सबसे प्रामाणिक शासक मानते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने अपने दूत श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भेजे। उनका मकसद सत्ता नहीं था, बल्कि विचारों का प्रसार करना था। यही कारण है कि आज भी कई देशों में अशोक को सम्मान से याद किया जाता है। अशोक ने बहुत कुछ जीत लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी खुद पर की जीत। एक क्रूर शासक से दयावान राजा बनना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। इतिहास में बहुत सारे राजा आए और चले गए, लेकिन अशोक आज भी इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने ताकत को मानवता के अधीन रखा। आज फिर से दुनिया हिंसा और सत्ता की होड़ में फंसी है। अशोक की कहानी हमें एक और जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या असली ताकत दूसरों को हराने में है या खुद को बेहतर इंसान बनाने में है? शायद इसी सवाल का जवाब अशोक हमें सदियों पहले दे चुके हैं। तो ये थी कहानी सम्राट अशोक के बारे में। आपकी सम्राट अशोक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।